आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स या सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला सब सेल्यूलर कंपोनेंट है राइबोसोम। हमने पढ़ा है कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। यह प्रोकैरियोटिक सेल हमारे प्रिमिटिव सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल ट्रू सेल में भी पाया जाता है। मतलब अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिस सेल में, उसमें भी पाया जाएगा, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें भी पाया जाएगा। फर्क इतना है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप होता है और वो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्री रहता है, और यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो 80S टाइप है और वो या तो साइटोप्लाज्म में फ्री फाउंड होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच फाउंड होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। हमको पता है कि राइबोसोम 2 यूनिट से बने हुए होते हैं, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट, एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट। तो जो 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में जो लार्जर यूनिट होती है वो 50S होती है और स्मॉलर यूनिट 30S होती है। आप इनको ऐड नहीं करेंगे, एडिटिव क्वांटिटीज नहीं है, बस ये लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट का वेट है ना। आप ये मत सोचिएगा 50 + 30 80 होता है और मैम 70S बोल रही है, नहीं, वेट है ये, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सेडबर्ग्स यूनिट। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में जो लार्जर यूनिट होती है वो 60S होती है और स्मॉलर यूनिट 40S होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में 60% RNA और 40% प्रोटीन पाया जाता है राइबोसोम में, और यूकैरियोटिक सेल में 50% RNA और 50% प्रोटीन पाया जाता है। दीज वर द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये NCERT में नहीं दी है बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। जो हमारा न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट रहता है, न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्ट रहता है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलकर ही तो न्यूक्लियर एनवेलप बनाती है और ये सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्ट रहता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एक चैनल है किसके बीच में, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, और ये चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है और ये एक नेटवर्क के जैसा काम करता है। साइटोप्लाज्म में जो भी ट्रांसपोर्टेशन कराना है, जो भी कुछ कराना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन, फैट्स और कुछ हार्मोन के सिंथेसिस में। इसका जो साइज है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है कि सेल क्या फंक्शन कर रहा है। 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम अटैच होगा तो ये होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर राइबोसोम अटैच नहीं होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में, उसका सरफेस एकदम चिकना दिखेगा, स्मूथ दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, तो RER का काम भी होगा प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। बेसिकली ग्लैंड सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स, इन सब में ये प्रोटीन का सिंथेसाइज और सिक्रीशन करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होता है, कोई RER अटैच नहीं होता है, तो इसका फंक्शन होता है लिपिड्स या फिर फैट का और कुछ हार्मोन्स का सिंथेसाइज करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक चीज़ बता दूं एडिशनली, ये लीवर सेल में पाए जाते हैं SER, और उनका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। जो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लीवर सेल में पाए जाते हैं और वो करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस। जो गोल्गी एपरेटस होता है उसमें पैकेजिंग होती है चीज़ों की, जो भी बनता है सेल में, और उसमें शिपिंग होती है, मतलब चीज़ों को पैक करके ट्रांसपोर्टेशन में इधर उधर भेजने में गोल्गी एपरेटस हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं किस्टनी, और ये जो किस्टनी है एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी है, जिस तरफ से ये बॉल जैसा निकल रहा है चौड़ा स्ट्रक्चर है वो हमारा ट्रांस फेज है, और इधर आगे की तरफ हमारा सिस फेज है। तो ट्रांस फेज से वेसिकल के फॉर्म में चीज़ें लोड होती हैं, मतलब जो भी चीज़ें बनती हैं वो वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकलती जाती हैं, छोटे छोटे ऐसे बॉल्स के फॉर्म में, और बाहर सिस फेस की तरफ से नए नए क्रिस्टनी ऐड होते जाते हैं। तो गोल्गी एपरेटस जो है वो एक कॉन्टिन्यूस रिपेयरिंग स्ट्रक्चर है, मतलब अपने आप रीजनरेट होता जाता है, पीछे से वेसिकल्स निकलते जाते हैं और आगे से नई क्रिस्टनी ऐड होती जाती है। ठीक है, और ये इसका फंक्शन जो है ईआर के साथ लिंक है, सेल मेम्ब्रेन और अदर सेल ऑर्गेनल सबके साथ लिंक है। ये सबके पोस्ट ऑफिस जैसा काम करता है, जो भी चीज़ें जो भी बना के देता है उसको ये मॉडिफाई करता है, शॉर्ट करता है, मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है, पैकेजिंग करता है किसमें, वेसिकल्स में, और ट्रांसपोर्ट कराता है। ये लाइजोसोम का फॉर्मेशन भी करता है। आगे आप पढ़ोगे कि लाइजोसोम क्या होता है। बेसिकली लाइजोसोम का जो एंजाइम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और हमारा जो गोल्गी एपरेटस है वो लाइजोसोम को फॉर्म करता है, मतलब उसके अंदर जो भरा होता है वो ईआर से बनता है, लेकिन जो लाइजोसोम जो हमारी वेसिकल होती है वो बनता है गोल्गी एपरेटस में। नेक्स्ट है लाइजोसोम, द क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द सेल। तो लाइजोसोम का काम होता है सेल में साफ सफाई रखना, इनको हाउस कीपर्स भी बोला जाता है, इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोला जाता है हमारे सेल का, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। इनके अंदर एंजाइम फिल्ड रहता है, कुछ भी अनवांटेड पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल, वेस्ट, जो भी चीज़ होता है सेल के अंदर ये उनको ब्रेक करते हैं और रिमूव करते हैं सेल से। ठीक है, और इवन कोई भी डैमेज पार्ट होता है सेल का सब कुछ रिमूव करते हैं और सेल को क्लीन और हेल्दी रखते हैं, इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या हाउसकीपर ऑफ द सेल बोला जाता है। लेकिन इनका एक और नाम है सुसाइड बैग। इनको सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर सेल में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा, कुछ भी होगा, तो लाइजोसोम ब्लास्ट हो जाएंगे और वो पूरे सेल में उसके एंजाइम्स स्प्रेड हो जाएंगे और अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को खाने लगेंगे। ठीक है, तो इससे सेल की डेथ हो जाती है। जो हमारे ह्यूमन स्पर्म सेल होते हैं उनमें लाइजोसोम के एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे ही जो एग रहता है ना, एग से जब स्पर्म मीट करता है तो एग के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये इसलिए होती है ताकि मल्टीपल स्पर्म उसको ना फर्टिलाइज कर सके। तो वो जो एंजाइम होता है स्पर्म के हेड पे, वो लाइजोसोमल एंजाइम्स आउटर कवरिंग को ब्रेक करने में हेल्प करता है और उसको फर्टिलाइजेशन अलाउ करता है। आप ह्यूमन स्पर्म के बारे में चैप्टर 11 पे डिटेल में। थैंक यू, डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड कीप वॉचिंग।